प्रिय विद्यार्थियों, आपका नए सत्र में मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे, जो कि कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति के नाम से हम जानते हैं। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका सिलेबस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है और प्रत्येक सेक्शन से परीक्षा में आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति में कंपनी अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है और उसके साथ साथ कंपनी अधिनियम की सचिव किस प्रकार से पालना करेगा, अपनाएगा, कार्यविधि अपनाएगा, ताकि कंपनी अधिनियम के अनुसार सारी कार्यवाही पूरी हो सके, इस बारे में बताया गया है। आज हम कंपनी अधिनियम के परिचय की बात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर अधिनियम अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं और कंपनी विधान का मूल स्रोत भी इंग्लैंड का बनाया हुआ कंपनी विधान ही है। आप सभी को पता है, जैसे कि भारत में व्यावसायिक स्वामित्व के कंपनी प्रारूप को स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। सन 1600 में शाही अधिकार पत्र द्वारा, रॉयल चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात सर्वप्रथम भारत में कंपनी अधिनियम 1850 स्वीकृत हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1844 पर आधारित था, लेकिन इसमें सीमित दायित्व को मान्यता नहीं दी गई थी। आप जानते हैं कि सीमित दायित्व की विशेषता अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर सीमित दायित्व ना हो तो कंपनी का मूल स्वरूप ही एक तरह से बदल जाता है। सीमित दायित्व के कारण ही इसी सिद्धांत के आधार पर संयुक्त पूंजी कंपनियों व संघों के समामेलन एवं नियमन हेतु संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1857 बनाया गया, जो ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1855 पर आधारित था। इस अधिनियम से कंपनियों की स्थापना तो की जा सकती थी, मगर बैंकिंग व बीमा कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस कमी को दूर करने के लिए कंपनी अधिनियम 1860 पारित किया गया, जो ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1857 पर आधारित था। ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1862 के आधार पर भारत में कंपनी अधिनियम 1866 पारित किया गया, जो बहुत अधिक विस्तृत था। इसके बाद कंपनी एकीकरण अधिनियम 1882 ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1860 पर आधारित था, पारित किया गया। 1882 से लेकर 1913 तक 30 वर्षों में 1887, 1891, 1895, 1900, 1910 के संशोधन अधिनियम भी पारित किए गए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 पारित किया गया, जो ब्रिटेन के कंपनी अधिनियम 1908 पर आधारित था। इस अधिनियम में अनेक कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए 1914, 1915, 1920, 1926, 1930 और 1932 के संशोधन अधिनियम पारित किए गए। 1936 में इस अधिनियम में ब्रिटिश कंपनी अधिनियम, 1936 के बाद 37, 38, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 और यहाँ तक कि 1946 में भी इस अधिनियम में अनेकानेक परिवर्तन किए गए। द्वितीय महायुद्ध काल के पश्चात औद्योगिक उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होने लगी, जिसकी वजह से कंपनियों की संख्या बहुत बढ़ी तथा अनेक व्यापक परिवर्तन किए गए। कंपनियों के प्रबंध और संचालन में बहुत समस्याएं आने लग गई थी। इसलिए अंग्रेजी कंपनी अधिनियम 1948 से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 1950 को श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने अपना प्रतिवेदन मार्च 1952 में पेश किया, जिसके आधार पर 2 सितंबर 1953 को सरकार ने एक संशोधित बिल प्रस्तुत किया, इस पर लोकसभा ने सितंबर 1955 में
पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 2 संशोधनों के कारण लोकसभा में यह अंतिम रूप से नवंबर 1955 में पारित हुआ। इस पर महामहिम राष्ट्रपति ने 18 जनवरी 1956 को अपनी स्वीकृति दी और यह 1 अप्रैल 1956 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। यह भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम में सबसे अधिक विस्तृत था। इसका मूल उद्देश्य समता और न्याय के सिद्धांतों के ऊपर आधारित व्यावसायिक प्रयास के क्षेत्र में केंद्रीभूत अधिकारों, संबंधों और हितों का संतुलित समायोजन करना था। इसको कंपनी अधिनियम 1956 के नाम से जाना गया और उसमें 25 से अधिक बार संशोधन किए गए। 2002 के संशोधन के बाद इसके कुल 13 भाग या खंड रहे, जिसमें 658 धाराएं तथा 15 अनुसूचियां थी। यह विश्व के कंपनी विधानों में सबसे अधिक बड़ा था, बहुत जटिल था और व्यवसायी वर्ग का मत था कि यह बहुत बड़ा, बहुत जटिल, बहुत अव्यावहारिक है। अनेक परिवर्तन और संशोधनों के बाद भी इसे आदर्श अधिनियम नहीं माना गया, वरन यह महसूस किया जाता रहा कि इसमें व्यापक परिवर्तन किया जाना चाहिए, इसे सरल बनाया जाना चाहिए। तो ये बात तो थी कंपनी अधिनियम 1956 की। कंपनी अधिनियम 1956 स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम था जो कंपनियों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु बनाया गया था, जो लगभग 6 दशकों तक प्रभावी रहा। इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा बार संशोधन किए गए, किंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के तीव्र परिवर्तन के कारण ये सारे के सारे परिवर्तन अपर्याप्त सिद्ध हुए और एक नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और 1956 के कंपनी अधिनियम के स्थान पर नए कंपनी अधिनियम की स्थापना के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को ये पारित किया गया और इस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 को अपनी सम्मति प्रदान करी और इस प्रकार यह कंपनी अधिनियम 2013 बन गया और इसीलिए हम इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का नाम देते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कंपनियों को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, जिसके उद्देश्य हम मान सकते हैं कि मुख्य रूप से सुविधाजनक प्रावधान बनाए जाएं जो कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करें, कंपनियों के प्रवर्तन एवं प्रबंध में व्यावसायिक विश्वसनीयता और आचरण के मानदंडों को निर्धारित करें, कंपनियों के कार्यकलाप से संबंधित उचित सूचनाएं पूर्ण रूप से और न्यायोचित ढंग से प्रस्तुतिकरण करने को सुनिश्चित करें, कंपनियों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करें और सरकार को शक्ति प्रदान करें कि वो अंशधारियों, कंपनी तथा जनसाधारण के हितों को सुरक्षित कर सके, संरक्षित कर सके। कंपनी के कार्यालयों में हस्तक्षेप के लिए, जांच पड़ताल के लिए सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है। भारत में सभी कानून संविधान के दायरे में रहकर काम करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करे और कंपनियों के संचालन में नवाचार एवं स्वायत्तता प्रदान करे। कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यावहारिक कानूनी ढांचा प्रदान करे और इसके साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रतिमानों को, जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप यथा समय एवं समुचित प्रतिक्रिया एवं आचरण करने में सहायता प्रदान करे। सबसे अधिक आवश्यक है भारत में निवेश के लिए उचित और सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए और यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा। कंपनी अधिनियम 2013
एक बहुत व्यापक अधिनियम है जिसमें 29 अध्याय तथा कुल 470 धाराएं हैं। इसमें 7 अनुसूचियां भी संलग्न की गई हैं। यह अधिनियम भारत में कार्यरत एवं समामेलित सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है। यह कंपनी के कार्यकलापों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए एक आधारभूत ढांचा भी प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें समामेलन से संबंधित प्रावधान हैं, प्रतिभूतियों के आवंटन, निक्षेप तथा स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। कंपनियों का आंतरिक प्रबंध, प्रशासन और लाभांश संबंधी प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त लेखा पुस्तकें, अंकेक्षण और उसके निगमीय सामाजिक दायित्वों को भी शामिल किया गया है। संचालक मंडल से रिलेटेड, सभाओं से संबंधित, प्रबंधकीय पदाधिकारियों से संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। कंपनी के दस्तावेजों को जांच करने संबंधी, अन्वेषण संबंधी प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। कंपनी में एकीकरण से रिलेटेड समझौते और व्यवस्थाओं का भी इसमें समामेलन किया गया है। कंपनियों में, बहुत सी कंपनियों में अन्याय और कुप्रबंध भी अक्सर देखने को मिलता है, जिसको नियंत्रण करने से संबंधित प्रावधानों में भी सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। कंपनियों के समापन संबंधी प्रावधान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इसको शामिल किया गया है। और प्रशासन संबंधी भी प्रावधान और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है।